तो दोस्तों हाल ही में इंडियन नेवी के वाइस चीफ की तरफ से ये जानकारी दिया गया है कि इंडियन नेवी के जो कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर के अंतर्गत FA-18 सुपर हॉर्नेट और राफेल एम एयरक्राफ्टों का टेस्ट को अंजाम दिया जा रहा था, वो संपूर्ण हो चुका है। अब अगले पड़ाव के तहत इंडियन नेवी के द्वारा इन दोनों एयरक्राफ्टों में से किसी एक एयरक्राफ्ट को चुना जाना है। दोस्तों इस खबर के बाद जहाँ पे सबसे अधिक चर्चा ये बना हुआ है कि इंडियन नेवी के द्वारा कौन से एयरक्राफ्ट को चुना जाएगा, तो वहीं पे राफेल के पक्ष में भी कई तरीके के खबरें आ रहा है। खास करके ऐसे खबर जहां पे राफेल एयरक्राफ्ट को चुनाव के अधिक संभावनाओं के साथ दिखाया जा रहा है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को ऐसे 3 फैक्टर के बारे में बताऊंगा जो राफेल एयरक्राफ्ट के चुनाव को और अधिक मजबूत कर सकता है या फिर जो इंडियन नेवी में राफेल एयरक्राफ्ट के चुनाव को सुनिश्चित कर देगा। तो डिटेल में इन सभी विषयों के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों प्रेजेंटली अगर इंडियन नेवी के बेड़े को देखा जाए तो नेवी के पास एक ही ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब INS विक्रमादित्य है, जो करीब 45,000 टन वजनी एयरक्राफ्ट कैरियर है और ये MiG-29 के एयरक्राफ्टों से लैस है। हालांकि बताया जा रहा है कि नेवी को दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर 15 अगस्त के दिन मिल सकता है, जो पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर भी है और इसे INS विक्रांत के नाम से पहचाना जाता है। और दोस्तों ये भी करीब उतना ही वजन के एयरक्राफ्ट कैरियर है। नेवी अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर भी प्लान बना रहा है और बताया जा रहा है कि ये 65,000 टन के एक भारी भरकम एयरक्राफ्ट कैरियर हो सकता है। पर दोस्तों इस प्लान से भी बड़ा बात यह है कि जो नया एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन नेवी के द्वारा कमीशन किया जाएगा उसमें कौन सा एयरक्राफ्ट होगा। फिलहाल इंडियन नेवी के बेड़े में MiG-29 ही एकमात्र कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है और बताया जा रहा है कि इसी एयरक्राफ्ट के सहारे फिलहाल INS विक्रांत को कमीशन किया जाएगा, लेकिन जल्द ही INS विक्रांत को अपना नया कैरियर विंग मिलेगा। दोस्तों कैरियर विंग की अगर बात कहा जाए तो इसमें राफेल और FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों में से किसी एक को चुना जाना है। पर दोस्तों अगर राफेल एयरक्राफ्ट के संभावनाओं को देखें तो इनमें जो सबसे पहला फैक्टर है वो है इन एयरक्राफ्टों के MiG-29 के एयरक्राफ्टों के मुकाबले में अधिक ताकतवर होना। दोस्तों फिलहाल बताया जा रहा है कि अगर इंडियन नेवी को राफेल एम एयरक्राफ्टों से लैस किया जाता है तो ये इंडियन नेवी के जो कॉम्बैट एफिशिएंसी है और एयरक्राफ्ट कैरियरों के जो ताकत है उसे और मजबूत करेगा। खास करके पुराने MiG-29 एयरक्राफ्टों के सहारे नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियरों को जो ताकत मिला है उससे तो ऑब्वियसली ये ताकत अधिक होगा। दोस्तों इसके पीछे एयरक्राफ्ट के एरोडायनामिक लेआउट और डिजाइन को भी बताया जा रहा है, क्योंकि इसमें जो कैनर्ड लेआउट है वो फ्यूजलाज को और कॉम्पैक्ट बनाता है। इवन अगर देखा जाए तो राफेल एम एयरक्राफ्टों के जो मेन विंग है वो फोल्ड नहीं हो सकता है, फिर भी इसके जो विंग है ये काफी छोटा और इसका लंबाई 9 मीटर से थोड़ा अधिक है। हालांकि अगर देखा जाए तो ये MiG-29 एयरक्राफ्टों के विंग स्पैन के मुकाबले में कम है, जहां पे MiG-29 एयरक्राफ्टों के विंग स्पैन करीबन 12 मीटर तक है। कई सारे एयरक्राफ्ट कैरियर बेस एयरक्राफ्टों के विंग को फोल्ड करके ही इसे छोटा किया जाता है, लेकिन राफेल एम आकार में छोटा है, जिस वजह से इसके विंग को ना फोल्ड करने के बावजूद एयरक्राफ्टों को उतना बड़ा दिक्कतें नहीं आता है। एयरक्राफ्ट की अगर लंबाई को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक राफेल एम का लंबाई करीबन 15 मीटर तक है, जो कि MiG-29 के मुकाबले में छोटा है और MiG-29 का लंबाई करीबन 17.3 मीटर है। और इसका सिंपल मतलब ये है कि MiG-29 के तुलना में राफेल एम के आकार छोटे होने के कारण छोटे आकार के इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर अधिक मात्रा में राफेल एम एयरक्राफ्टों को डिप्लॉय किया सकता है, जिसका सिंपल मतलब ये भी है कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर के जो एयर विंग है उसे मजबूत करने के साथ साथ ताकत को भी बढ़ावा देगा। हालांकि दोस्तों इसके अलावा अगर राफेल एम एयरक्राफ्टों के फीचर को देखा जाए तो इसे बेसिकली कैटापुल्ट लॉन्चिंग सिस्टमों के लिए ही डिजाइन किया गया था और ये फ्रेंच एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स डिगॉल के ऊपर इस्तेमाल होता है, पर डैसॉल्ट एविएशन की तरफ से इसे इंडियन नेवी के स्की जम के ऊपर से ऑपरेट होने के लिए मॉडिफाई कर दिया गया है। एयरक्राफ्ट आसानी से INS विक्रांत के स्की जम से ऑपरेट कर सकता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है इसके एम्प्टी वेट करीबन 10.2 टन और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 22.2 टन के आसपास है, जहाँ पे करीबन इंटरनल फ्यूल 5 टन के आसपास होता है, तो वहीं पे ये 7 टन के बॉम्ब्स और अन्य पेलोड को लेकर उड़ान भर सकता है, जो कि लैंड बेस्ड वेरिएंट के मुकाबले में कम तो है, लेकिन कैरियर बेस्ड वेरिएंट के मुकाबले में ये बेहतरीन है। हालांकि अगर FA-18 के साथ कंपेयर किया जाए तो FA-18 एयरक्राफ्टों के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 30 टन के आसपास है, तो वहीं पे FA-18 एयरक्राफ्ट के पेलोड क्षमता राफेल एम के मुकाबले में केवल मात्र 1 टन ही अधिक है। हालांकि अगर एयरक्राफ्ट के आकार को और वजन को कंपेयर किया जाए तो ये राफेल एम के मुकाबले में काफी अधिक है और दोस्तों ये भी एयरक्राफ्टों को चुने जाने का एक बड़ा फैक्टर बन सकता है। दूसरी तरफ दोस्तों राफेल एम एयरक्राफ्ट को अगर देखा जाए तो ये कई तरीके के मिशनों को अंजाम देने का क्षमता रखता है, जिसमें एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड, एंटी शिप रोल तो है ही, साथ में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सर्वेलेंस जैसे काम को भी ये अंजाम दे सकता है और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर, काउंटर मेजर, मिशन बॉडी टू बॉडी रिफ्यूलिंग जैसे काम को भी ये अंजाम देने में समर्थ है। पर दोस्तों इससे भी बड़ा चीज ये है कि ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के पास राफेल एयरक्राफ्ट है, जो कि इन एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस सर्विसेबिलिटी जैसे इशू को भी सॉल्व कर सकता है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो
FA-18 के चुनाव के साथ इंडिया में और एक नया एयरक्राफ्ट के लिए फैसिलिटी को डेवलप करना पड़ेगा। दोस्तों इस फैक्टर के अलावा अगर दूसरे बड़े फैक्टर को देखा जाए तो वो है इन एयरक्राफ्टों का ताकत चाइना के एकमात्र कैरियर बॉर्न मल्टी रोल फाइटर J-15 के मुकाबले में अधिक होना। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि राफेल एम खाली MiG-29 से ही अधिक ताकतवर नहीं बल्कि भारत के जो सबसे बड़े प्रतिद्वंदी है मतलब चाइना, उसके कैरियर बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट J-15 के मुकाबले में भी अधिक ताकतवर है। दोस्तों चाइना के बेड़े में जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके ऊपर फिलहाल चाइना के द्वारा अपने J-15 एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो बेसिकली चाइना का कहना है कि J-11V के बेस पे निर्माण किया गया है, लेकिन असलियत में ये जो एयरक्राफ्ट है ये रशियन सुखोई 33 के ही चाइनीज कॉपी है। हालांकि दोस्तों अगर एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो यह आकार में काफी बड़ा एयरक्राफ्ट है जो कि फिलहाल चाइना के लिए एक दुविधा बना हुआ है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट भी इसका काफी अधिक है, जो एयरक्राफ्टों के ऑपरेशन को बाधित भी कर रहा है और फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी को घटाते हुए एयरक्राफ्टों के रेंज को भी घटा रहा है। पर दोस्तों इससे भी बड़ा फैक्टर ये है कि चाइना के ये जो एयरक्राफ्ट है ये राफेल से काफी अधिक कमजोर है। चाइना के ये जो एयरक्राफ्ट है बेसिकली ये 4th जनरेशन के एयरक्राफ्ट है जिसमें ट्रेडिशनल पल्स ड्रॉप रडार का इस्तेमाल किया गया है, जो बेसिकली 3rd जनरेशन के एयरक्राफ्टों में ही इस्तेमाल होता है। हालांकि वहीं पे अगर फ्रेंच राफेल एम एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो दोस्तों इसमें RBE-2 एक्टिव फेज रडार का इस्तेमाल किया गया है, जो डिटेक्शन के मामले में भी चाइनीज एयरक्राफ्टों के मुकाबले में आगे है। तो वहीं पे प्रोटेक्शन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंटों के खिलाफ भी ये बेहतरीन ढंग से काम करता है। ऊपर से दोस्तों अगर एयरक्राफ्टों के स्टेल्थ फीचर को देखा जाए तो चाइना के ये बड़े आकार के एयरक्राफ्टों के पास किसी भी तरीके का कोई भी स्टेल्थ फीचर नहीं है और राफेल एयरक्राफ्टों को एक सेमी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाता है। ऊपर से अगर पेलोड क्षमता को देखा जाए तो बताया जा रहा है कि चाइना के ये भारी भरकम एयरक्राफ्ट इतना भारी होने के बावजूद केवल मात्र 5 टन के आसपास पेलोड को लेकर उड़ान भर सकता है, जो राफेल एम के मुकाबले में करीबन 2 टन कम है। हालांकि दोस्तों इसके अलावा अगर दोनों एयरक्राफ्टों को कंपेयर किया जाए तो अगर कभी इन दोनों एयरक्राफ्टों का आमना सामना होता है तो चाइनीज J-15 के लिए राफेल एम को ढूंढ पाना ही या फिर हवा में देख पाना ही मुश्किल बन जाएगा, जबकि राफेल एम अपने एयर टू एयर मिसाइल और बेहतरीन एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार के बदौलत J-15 एयरक्राफ्टों को लंबे दूरी से देखते हुए इसे आसानी से तबाह भी कर सकेगा। दोस्तों इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो जब इंडियन एयरफोर्स को अपना पहला राफेल एयरक्राफ्ट मिला था तभी चाइनीज मीडिया में इन एयरक्राफ्टों को लेकर ऐसे चर्चा हुआ कि वो साफ साफ ये दर्शाता है कि चाइना इन एयरक्राफ्टों से कितना अधिक डरता है। खास करके चाइना की तरफ से तब अपने 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के साथ राफेल एयरक्राफ्टों को कंपेयर किया गया और चाइनीज मीडिया का ये कहना था कि 5th जनरेशन के J-20 एयरक्राफ्ट राफेल एयरक्राफ्टों को काउंटर करने में सक्षम है। और इसका सिंपल मतलब ये है कि चाइना के 4th जनरेशन के कोई अन्य एयरक्राफ्ट राफेल के काउंटर में है नहीं। हालांकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चाइना के 5th जनरेशन के एयरक्राफ्टों के दावे भी खोखले हैं, क्योंकि इन एयरक्राफ्टों के पास भी उस तरीके के कैपेबिलिटी नहीं है कि ये क्लोज कॉम्बैट लड़ाई लड़ सके या फिर इसके स्टेल्थ फीचर इतना बेहतरीन नहीं है कि चाइना के इन एयरक्राफ्टों को चाइना राफेल के रडारों से छुपा सके। दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर है पाकिस्तान फैक्टर। दोस्तों राफेल एयरक्राफ्टों को चुने जाने के पीछे पाकिस्तान भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान इन एयरक्राफ्टों से काफी अधिक डरता है और पाकिस्तान के लिए राफेल तो एक तरीके से रातों का दुर्सपना है। दोस्तों भारत के एयरक्राफ्ट कैरियरों से पाकिस्तान काफी अधिक डरता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो तीसरा इंडो पाक वॉर मतलब 1971 में इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत ने ही अकेला चाइना के संपूर्ण ईस्टर्न फ्रंट को ब्लॉक करके रखा था। इवन इस एयरक्राफ्ट कैरियर से कैरियर बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों ने संपूर्ण बांग्लादेश के हवाई क्षेत्र के ऊपर अपना दबदबा बनाया और एक तरीके से बांग्लादेश के अंदर जो पाकिस्तानी एयरफोर्स के बेसिस है उसे तबाह करके रख दिया। दोस्तों उस समय से ही पाकिस्तान के अंदर इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियरों का खौफ है। हालांकि पाकिस्तान के द्वारा इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करने का प्रयास भी इस लड़ाई में किया गया, लेकिन उसमें पाकिस्तान के ही सबमरीन समुद्र के नीचे समा गया। हालांकि दोस्तों अगर करंट सिचुएशन को देखा जाए तो पाकिस्तान के पास F-16 जैसे एयरक्राफ्ट है जो पाकिस्तान इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन लंबे दूरी तक आके इन एयरक्राफ्टों के पास भी लड़ाई लड़ने का क्षमता नहीं है। दूसरी तरफ अगर MiG-29 जो कि इंडियन नेवी के एकमात्र कैरियर बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट है उसे भी अगर देखा जाए तो इन एयरक्राफ्टों ने भी कारगिल लड़ाई के दरमियान F-16 एयरक्राफ्टों को अच्छा खासा सबक सिखा चुका है और उस दरमियान F-16 ने तो डर के मारे MiG-29 के सामने भी नहीं आया था। कुल मिला के पाकिस्तान के बेड़े के पास ऐसा कोई हथियार नहीं है जो इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर MiG-29 जैसे एयरक्राफ्टों से मुकाबला कर सके। तो वहीं पे अगर राफेल जैसे एयरक्राफ्ट आता है तो समझिए पाकिस्तान का क्या हालत होगा। हालांकि दोस्तों जब एयरफोर्स को राफेल एयरक्राफ्ट मिला था तभी पाकिस्तान के अंदर थरथराहट शुरू हो गया था और पाकिस्तान के द्वारा कई तरीके के हाथ मारते हुए J-10 जैसे एयरक्राफ्टों को हासिल किया गया, जो बेसिकली चाइनीज कॉपी किया हुआ एक एयरक्राफ्ट है। लेकिन चाइना खुद भी राफेल के काउंटर के रूप में J-10 को नहीं देखता है, तो सोचिए पाकिस्तान J-10 को हासिल करके भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं जुगाड़ कर पाया होगा कि वो बोल सके कि उसके पास राफेल को काउंटर करने का क्षमता है। ऊपर से दोस्तों पाकिस्तान के पास ऐसा कोई
एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो राफेल जैसे एयरक्राफ्टों का मुकाबला कर सके। और ऐसे में अगर एयरफोर्स के राफेल एयरक्राफ्ट लैंड बॉर्डर से पाकिस्तान को थ्रेट करता है और नेवी के पास ऐसा ही राफेल एयरक्राफ्ट हो जो समुद्री सरहद से पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए तैयार होगा, तो सोचिए पाकिस्तान का सिचुएशन क्या होगा। दोस्तों ये जो 3 फैक्टर है ये फिलहाल एक बहुत बड़े फैक्टर के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ टेक्निकल फैक्टर और कुछ इकोनॉमिकल फैक्टर भी है जो एयरक्राफ्टों के चुने जाने के पीछे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पर अब तक के जितने भी रिपोर्टें हैं उसके द्वारा यही बताया जा रहा है कि राफेल एयरक्राफ्टों के ही चुने जाने का संभावनाएं अधिक है, क्योंकि ऑलरेडी एयरफोर्स के पास राफेल एयरक्राफ्ट है और दूसरी तरफ जो राफेल एयरक्राफ्ट है वो इंडियन नेवी के आवश्यकताओं को भी पूरा करने में समर्थ है। पर दोस्तों अभी भी दोनों एयरक्राफ्टों के तरफ से बिडिंग सबमिट करना है और प्राइस के ऑफर भी करना है, और साथ ही साथ इंडिया के जो ऑफसेट क्लॉज, मेक इन इंडिया और अन्य इनिशिएटिव है उसके अंतर्गत भी इन एयरक्राफ्टों को आगे बढ़ना है। इसलिए अभी से ये कहना संभव नहीं है कि इंडियन नेवी कौन से एयरक्राफ्ट को चुनेगा, लेकिन दोस्तों जिस एयरक्राफ्ट को भी इंडियन नेवी के द्वारा चुना जाएगा वो अपने आप में सबसे बेहतरीन होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।